जी हाँ, तो पढ़ना क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए इसको हम अगले स्लाइड में लेके चलें। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, ये इसको दो भाग में बांट देंगे। मेंस का भी टॉपिक है, याद रखिएगा। इसको कितने भाग में बांट देंगे, तो दो भाग में बांट देंगे। एक भाग इसको कह देंगे जिसको आप बोलते हो सामान्य शक्तियां, सामान्य शक्तियां, और एक अलग स्पेशल भाग में रख देते हैं आपातकालीन शक्तियां। ये दो भाग हुए। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या रहेगा जरा सा देख लीजिए। तो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत नंबर 1 कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। नंबर 2 राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर में ही दो तीन चीज़ें आपको देखना होगा। इसी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत ही याद रखिएगा, इसमें भी इसको इस तरीके से बांटा गया है कि कुछ तो लेजिस्लेटिव जो है वो सामान्य लेजिस्लेटिव शक्तियाँ या विधायी शक्तियाँ, इसी के अंतर्गत एक है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे वीटो शक्ति। वास्तव में है भी विधायी शक्ति से ही संबंधित, और इसी में आपको पढ़ना है अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा आपको और क्या देखना है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अलावा इसके अलावा एक टॉपिक ये भी देखना है कि इसकी सामान्य शक्तियों में ही जो है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, इसका देख लेना है। ठीक है, फिर आपको एक टॉपिक ये भी देखना है न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां देख लेना है। न्यायिक शक्तियों में ही आ जाएगा क्षमादान वगैरह की शक्ति। इसके अलावा थोड़ा सा आप सैनिक शक्तियां देखेंगे, यानी सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति के अलावा शक्तियां देखेंगे। इसके अलावा आप थोड़ा सा एक टॉपिक के तौर पर कूटनीतिक शक्ति या कूटनीतिक शक्तियां, इन बातों को आपको पढ़ना है, कूटनीतिक शक्तियां। और आपातकालीन शक्तियों में आपको पता है कि 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति के ही द्वारा जब भी घोषणा होता है, उस घोषणा होता है आपातकाल का, राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन कौन, तो एक जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीय आपात, यानी आप इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हो, जो आर्टिकल 352 से आता है। एक जिसको आप राज्य आपात बोलते हो, इसी का एक और नाम राष्ट्रपति शासन हुआ, है ना, स्टेट इमरजेंसी, या तो फिर प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं इसको। और ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही एक है जिसको आप वित्तीय आपात बोलते हो, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हो, और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आता है 360 में, आर्टिकल 360 में। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की शक्तियों को अगर आप इस तरीके से बांट दें तो पढ़ने में आपको सुविधा होगा, लिखने में सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा। अब आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहली शक्ति जो है इसके अंतर्गत है, जो पहली शक्ति आपको पढ़ना है इसमें वो क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति। देखिए आपको ये पता है
कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो संसद के द्वारा जो निर्मित विधि है उसको क्रियान्वित करने के लिए, लागू वगैरह करने के लिए इनका एक अपना एक रोल है। यानी सरकार का हेड, कार्यपालिका मतलब होता है मंत्रिपरिषद या सरकार, इसके जो मुखिया के रूप में ये काम करते हैं उस काम को ही कार्यपालिका शक्ति के रूप में जानते हैं। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, आर्टिकल 53 बताया था, और हमने ये बताया कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। और ये कौन से आर्टिकल से पता लिखा हुआ है, आर्टिकल 53 में ऐसा लिखा हुआ है, ये बात याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या 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 पॉइंट है, देखिए इसमें, जैसे कार्यपालिका से संबंधित और क्या कुछ वो कर सकता है, तो नियुक्ति संबंधी जो शक्ति है, नियुक्ति संबंधी शक्ति, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। क्या क्या नियुक्ति कर सकते हैं, आपको जैसा मैंने बताया है, पीएम की नियुक्ति कर सकते हैं, पीएम के सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं, ठीक ना। तो ये सब बातें याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ले लें CAG की नियुक्ति ले लें, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति ले लें, ठीक है ना। या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ले लें, ठीक है। तो इस प्रकार से UPSC यानी लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति ले लीजिए। भारत सरकार के अंदर में जितने भी सचिव स्तर के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति ले लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आता है। नियुक्तियों से संबंधित यही बातें हैं, और लगभग मान के चलिए इसी को आप कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, कई ऐसे हैं अधिकारी पदाधिकारी हैं जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो नियुक्ति संबंधी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी आप जानते हैं, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार जो भी काम करती है उसमें राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के ही द्वारा किया गया है, ऐसा ऑफिशियली ऐसा ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। यानी सरकार का एक तरीके से संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, नाम मात्र प्रधान होता है राष्ट्रपति, ये भी बात ध्यान रखना है। तो ये है कार्यपालिका शक्ति। तो इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या याद रखना है कि बहुत सारे किनका नियुक्ति जैसे आप विभिन्न राज्यों के जो गवर्नर्स हैं, राज्यपालों की नियुक्ति यही करते हैं, याद रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसका ये नियुक्ति करते हैं। ये है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका से संबंधित बातों में इतनी ही बात है, ठीक है। जब चाहे मंत्रिपरिषद को कुछ, अगर मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति उस निर्णय के बारे में जानकारी ले सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से, जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, काउंसिल मिनिस्टर, ये लोग जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, होता है। और सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बातें याद रखना है, समझ में आई मेरी बात। तो ये है कार्यपालिका शक्ति मोटे मोटे तौर पर। आगे बढ़ जाता हूं अगली शक्ति, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, आप
वही है मूल, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहने वाला है, और उसी को अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ जान गए। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब जो है हम देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति देखिए, समझ लीजिए मेरी बात को, जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था कल ही कि राष्ट्रपति अगर कार्यपालिका का प्रधान होता है तो विधायिका का प्रमुख अंग भी होता है। यानी विधायिका का मतलब संसद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों मिलके होते हैं। तो चूंकि वो उसका अंग है, तो अंग होने के नाते उसके कुछ काम होंगे, उसकी कुछ शक्तियां होंगी, उसी को आप विधायी शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बोलिए जैसे क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि किसी भी, देखिए, वर्ष के जो प्रथम सत्र है, पहली तो बात ये, और दूसरी बात, नव निर्वाचित जो लोकसभा है, उस नव निर्वाचित लोकसभा का जो प्रथम सत्र होगा, मतलब एक तो साल का जो पहला होता है, और अगर कोई लोकसभा एकदम नया चुन करके आए तो उसका पहला सत्र। तो इस समय याद रखिएगा, इस समय तो वो क्या करता है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा कौन? तो राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 के तहत है। यही सब तो याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? और क्या कर सकता है? तो संसद सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, यानी सत्र का अवसान, समाप्ति कर सकता है। याद रखिएगा। इसके अलावे लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु लोकसभा को जो भंग करेगा वो पीएम के सलाह पर करेगा। लोकसभा को भंग कर सकता है किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। इसके अलावा याद रखिएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। कौन कौन से क्षेत्र से? 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। और याद ये रखना है कि पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को करते थे, लेकिन अब ये प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। अब याद रखिएगा कि जितने भी विधि हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनेगा, पश्चात ही विधि बनेगा। जो भी लॉ बनता है भारत के अंदर में, लोकसभा, राज्यसभा और बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए उसमें, तभी बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा इस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 2-3 बातें कर सकता है। या तो विधेयक को सहमति दे देगा, हो सकता है विधेयक को रोक लेगा, ठीक है, या सदन को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है।
विधेयक को, है ना। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया और अगर दोबारा पारित हो गया, दोबारा अगर पारित हो गया तो फिर सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से विधायी शक्ति के मोटा मोटी जो विधायी शक्ति के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो ये सब आती हैं। अब आपको विधायी शक्ति के अंतर्गत, जैसा मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले, कि एक शक्ति और है जिसको इसी के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वीटो शक्ति। थोड़ा सा वीटो शक्ति देख लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली वीटो पावर। तो वीटो शक्ति के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। देखिए, वीटो शब्द, वीटो शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ। याद रखिएगा, वीटो शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इसका व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या हुआ, देखिए आर्टिकल 111 है, 111 है। अनुच्छेद 111 के अनुसार क्या हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक जो है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो गया। इसके बाद जो है वो विधेयक किसके पास जाएगा, तो विधेयक चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास क्या कर सकता है, या तो वो, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, या तो वो अनुमति दे देगा, क्या जी, दे देगा। दूसरी बात, अनुमति नहीं देगा, बोलेगा नहीं हम नहीं दे रहे हैं। या ये भी कह सकता है कि पुनर्विचार के लिए भेज देगा, जैसा अभी हमने आपसे बात की कि भाई इस पर आप रिव्यू करिए, पुनर्विचार के लिए भेज देगा। जिसे इन्हीं व्यवस्थाओं में वीटो नाम की चीज आती है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, ठीक है ना, उसको 3 प्रकार में बांट करके हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो 3 प्रकार का वीटो राष्ट्रपति के पास है। क्या क्या 3 प्रकार का वीटो देख लीजिए। 1 नंबर, जिसको आप कहते हो निरपेक्ष वीटो, निरपेक्ष वीटो मतलब एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा नंबर, जिसको आप कहते हो निलंबनकारी वीटो। यानी जिसको आप सस्पेंशनरी वीटो बोलते हो, ठीक है, या सस्पेंसिव वीटो बोलते हो। और तीसरा नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो, निलंबनकारी वीटो, निरपेक्ष वीटो, और एक होता है जेबी वीटो। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार के वीटो का कंसेप्ट अपने यहां राष्ट्रपति के संदर्भ में है। निरपेक्ष वीटो का मतलब क्या हुआ, आइए सबसे पहले निरपेक्ष वीटो को समझते हैं। समझते हैं ना, निरपेक्ष वीटो इसको समझते हैं। तो निरपेक्ष वीटो का मतलब बस इतना है कि इसके तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति समाप्त कर देता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल को समाप्त कर दिया जाना, एकदम समाप्त ही कर दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा बिल को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हालांकि याद रखिएगा, जो संसदीय शासन प्रणाली में इसका प्रयोग कम होता है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, चुने हुए लोग हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो लोग पारित किए हैं, तो राष्ट्रपति को इसका
प्रयोग कम ही करने की बात होती है, याद रखिएगा, ये कम ही मना करता है आमतौर पर। बहुत ही एक तरीके से समझ लीजिए कि राष्ट्रपति अगर नहीं दे तो बड़ा अजीब हो जाएगा, मतलब फिर देश चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। भारत में ये अब तक केवल एक बार इसका प्रयोग हुआ है, अब तक केवल एक बार प्रयोग हुआ है। अब तक कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो अब तक केवल एक बार ही किया गया है, जब राष्ट्र और इसको कौन से विधेयक पर, तो एक आया है 1954 में एक बार एक आया है पेप्सू बिल, 1954 पे आया है। तो ये एक बिल है जिसको लेकर के पूरी तरीके से मतलब राष्ट्रपति ने मना कर दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक ना। करेक्ट। तो ये बात याद रखिएगा, ये है एक प्रकार का वीटो जिसको आपने कहा निरपेक्ष वीटो। एक अगला प्रकार का वीटो है निलंबनकारी वीटो। आइए इसको जरा समझते हैं। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या हुआ? देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि राष्ट्रपति जो है किसी बिल में देरी करवा सकता है, अभी जो हमने देखा ना कि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाना, यानी पुनर्विचार के लिए बिल को लौटा देगा, तो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, दोबारा पारित होकर के तब तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ समय तक आपने क्या कर दिया, बिल को लौटाना, और ये जो है कुछ समय के लिए जो मतलब देरी करवा दिया गया पुनर्विचार के लिए लौटा के, उसी को आप निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है निलंबनकारी वीटो, तो ये बात याद रखिएगा। और इसी प्रकार एक वीटो है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है वास्तव में, तो जान लीजिए कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, इसका मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट किसी बिल पर कोई एक्शन ही न ले, कार्यवाही न करे। मतलब देखिए भारतीय संविधान में एक्चुअली राष्ट्रपति के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है, कोई समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया है कि इतने समय के अंदर में ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फायदा उठा लेता है राष्ट्रपति, वो करेगा ही नहीं कोई, तो जब साइलेंट पड़ जाएगा, टेबल पर रख दिया जाएगा, तो उसको आप कहते हो पॉकेट वीटो। इसका भी प्रयोग हुआ है। देखिए जैसे 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक, भारतीय डाक घर विधेयक, ये जो विधेयक हुआ है, इस विधेयक पर वीटो शक्ति का ही प्रयोग किया गया है। एक तरीके से जेबी वीटो का प्रयोग किया गया, कुछ बोले ही नहीं ज्ञानी जैल सिंह। तो कुल मिलाकर के ये हुआ 3 प्रकार का वीटो, बहुत इजी है। निरपेक्ष वीटो, रोक लगा देना, निलंबनकारी वीटो, देरी करवा देना, केवल देरी करवा देना, ठीक है। और जेबी वीटो, चूंकि कोई समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया राष्ट्रपति के लिए, उसका उपयोग कर लेना। ये 2 बिल की याद रखिएगा, ये सब पीटी में पूछ देता है कई बार कि कौन से, जिसमें ये और ये। तो भारतीय डाकघर विधेयक, जेबी वीटो, पेप्सू बिल, निरपेक्ष वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं ना? तो याद रखिएगा यही सब बातें, इसी को आप कहते हो वीटो शक्ति। अच्छा, वीटो शक्ति के अलावा ऐसी एक और शक्ति है, उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आइए अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भी लगे हाथ जरा सा देख लीजिए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखिए भारत के व्यवस्था में या भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दो लोगों के पास है, दो लोगों के पास। एक तो गवर्नर के पास है और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के पास है। गवर्नर के पास जो है, राष्ट्रपति के पास जो है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश को जारी करता है, जबकि गवर्नर आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात समझ लीजिएगा कि अध्यादेश जो जारी करता है, तो ये जो राष्ट्रपति जारी कर सकता है अध्यादेश, वो केवल संघ सूची या समवर्ती सूची यानी यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ये क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। और अध्यादेश वास्तव में ये जस्ट इक्विवेलेंट टू विधि के बराबर होगा। मतलब संसद द्वारा पारित अधिनियम के बराबर इसकी वैल्यू होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात। और अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या राज्य आपातकाल लगा हुआ है, तो उस स्टेट के लिए राज्य सूची के विषय पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए किस सिचुएशन में आप जारी कर सकते हैं अध्यादेश, तो दो सिचुएशन में। नंबर एक कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, एकदम बहुत जरूरी है कि विधि निर्माण हो रातों रात। और दूसरी बात कि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा, सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है कि विधि की तत्काल जरूरत है रातों रात और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब यहां यह भी दिया हुआ है, देखिए याद रखिएगा कि इसके बाद जब भी संसद की बैठक होगी, संसद की बैठक तो होगी, है ना, तो अगली उस बैठक से, जो भी अगली बैठक होगी, अगली बैठक मतलब जब भी आगे संसद का बैठक होगा, अगली बैठक से एक तरीके से मान के चलिए कि 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक्स के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। होना चाहिए। जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा संसद की बैठक, अगली बैठक से, तो समझ लीजिए अगर, तो फिर ये अध्यादेश कंटिन्यू करेगा। और अगर 6 सप्ताह के अंदर में पारित नहीं होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अब यहीं पे एक प्रश्न बनता है, एक तो प्रश्न ये बैठेगा कि संसद के अगली बैठक से कितने दिनों के अंदर अध्यादेश को दोनों सदनों का अनुमोदन मिल जाना चाहिए, तो आंसर होगा 6 सप्ताह। एक क्वेश्चन ये बनता है कि बिना संसदीय अनुमोदन के, बिना संसदीय अनुमोदन के, है ना, अधिकतम अध्यादेश की अवधि कितनी हो सकती है, मतलब कितने दिनों तक ये बनी रहेगी। तो याद रखिएगा
दो संसद के दो मतलब दो बैठक के बीच मैक्सिमम गैप कितना, अधिकतम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 माह। तो हो सकता है कि 6 माह के बाद अगली बैठक आए और अगली बैठक में फिर और 6 सप्ताह पारित नहीं हुआ तब तो ये खत्म हो जाएगा, यानी अधिकतम 7.5 माह, 7.5 माह तक बिना संसदीय अनुमोदन के अधिकतम, शब्द का देखिए ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कितने दिनों तक ये वैलिड रह सकता है, 7.5 माह। यही है अध्यादेश। क्यों अधिकतम? अधिकतम मतलब क्या है कि आज अगर संसद का सत्र खत्म हुआ और आज ही रात को अध्यादेश लाया गया है, अब अगला सत्र आने में 6 महीना लगा दिया, मैक्सिमम जो डेट है वो 6 महीना प्लस 6 हफ्ता और चलेगा, क्योंकि पहली बैठक से 6 हफ्ता के अंदर में होना चाहिए, 7.5 महीना अधिकतम बिना संसदीय अनुमोदन के एक अध्यादेश का लाइफ होता है। तो ये पॉइंट कई बार पूछ देता है। यही है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू करने की ताकत। इसी को आप कहते हो क्या, विधायी शक्तियां। इसी को क्या कहते हैं, विधायी शक्ति। अगली जो शक्ति है इसी दरमियान वो क्या है, आइए अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। फटाफट देख लेते हैं, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में आता है। तो पहला पॉइंट, जब भी मनी बिल आएगा किसकी पूर्व अनुमति चाहिए, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। करेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी बिल आएगा मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति ही हैं जो वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सदन में रखवाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट बोला जाता है। बजट शब्द का जिक्र अपने संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का ही जिक्र है। वार्षिक वित्तीय बजट संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 112 याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कि CAG का जो रिपोर्ट है, CAG रिपोर्ट को राष्ट्रपति सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके अलावे जैसे 3 प्रकार की निधियां हैं, जैसे संचित निधि, आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि। इन निधियों से पैसा वैसा निकालने के संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका, ये जो है इतनी बातें जो हमने बताया में राष्ट्रपति की भूमिका, ये हो गया वित्तीय शक्ति। तो ये बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल पावर यही है, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, तो न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर जिसको आप कहते हो। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 72, उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का जिक्र है। राष्ट्रपति की क्या, क्षमादान की शक्ति।
की शक्ति के बारे में बात की गई है। भारत के संविधान में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की तुलना में थोड़ा ज्यादा विशद है, थोड़ा सा विशाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो संघ सूची या संघीय शासन, एक तरीके से शासन से संबंधित विषयों पर है। यानी अगर राज्य सूची का विषय है तो उस पर राज्यपाल क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेगा, किंतु राष्ट्रपति का है तो संघ सूची के ही विषय पर करेगा। और क्या कर सकता है, और कहां कहां, जैसे मृत्युदंड पर क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और अगली बात याद रखिएगा, जो सैन्य न्यायालय जो है, सैन्य न्यायालय, तो सैन्य न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध भी क्षमादान शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यही राज्यपाल के क्षमादान शक्ति से डिफर कर जाता है। राज्यपाल मृत्युदंड पर क्षमादान नहीं कर सकता, सैन्य न्यायालय के निर्णयों पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, यही बात याद रखिएगा। और ये जो क्षमादान की जो शक्ति है ये अलग अलग टर्म है। क्या क्या अलग अलग टर्म है, देखिए टोटल 5 अलग अलग टर्म है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में। आइए अगले स्लाइड पे, तो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो आर्टिकल कितना में है, 72 में है। और इसमें क्या क्या है देखिए, एक तो स्वयं, देखिए मैं स्पष्ट एकदम बहुत क्लियर बता दूं, क्षमादान है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आप पार्डन पावर। एक को आप बोलते हो लघुकरण, जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, तो कम्यूटेशन। ठीक है, एक है परिहार, परिहार जिसको आप क्या बोलते हो, रेमिशन। और इसी तरीके से एक है विराम, जिसको आप बोलते हो रेस्पाइट। देखिए ये सब थोड़ा सा मैं डिटेल चल जा रहा हूं क्योंकि पूछ दिया जा सकता है आपको। और एक है जिसको आप बोलते हो निलंबन, निलंबन को क्या बोलते हो, रिप्राइव। 5 प्रकार की क्षमादान है टोटल। क्षमादान का मतलब क्या है कि अभियुक्त के सभी प्रकार के अपराध से आरोप या दंड को समाप्त करना, सभी प्रकार के आरोप या दंड की समाप्ति। जब ऐसा हो जाएगा तो उसको क्षमादान कहेंगे। लघुकरण का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार, मतलब एक दूसरे प्रकार का दंड दिया जाना, दंड को बदल देना, बदल देना। ठीक है, अच्छा परिहार का मतलब क्या होता है कि दंड की अवधि को बदल देना। ठीक है, अवधि को क्या करेगा, वो बदल देना। अगर मान लिया जाए 1 साल की सजा हुई है तो हम 6 महीना कर दें, इसको कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। इसमें तो दंड को ही बदल दिया जा रहा है। हो सकता है मृत्यु दंड दिया हुआ है तो हम उसको आजीवन कारावास कर दिया राष्ट्रपति ने, मतलब दंड की प्रकृति को ही बदल दिया जा रहा है। इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलती, केवल अवधि बदलती है। विराम में क्या कह रहा है कि विशेष परिस्थिति को देखते हुए सजा को या दंड को कम करना। देखिए क्या है, किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दंड को कम कर देना, विशेष परिस्थिति को देखते हुए।
और विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? तो जैसे मान लीजिए कोई महिला को कोई सजा हुआ और महिला प्रेग्नेंट है, मान लीजिए कोई व्यक्ति को हुआ है, वो हैंडीकैप्ड है, ऐसी सिचुएशन में उसके दंड को कम कर देते हैं, उसको विराम कहते हैं। और निलंबन का मतलब ये है कि सजा का क्रियान्वयन को स्थगित करना, यानी दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करना, इसी को कहते हैं निलंबन। और इस प्रकार ये है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72। बोलिए, कोई दिक्कत? होना तो नहीं चाहिए कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है सब ना। चलिए आगे है। जब ये हो गया तो एक प्रकार का सैनिक शक्ति देख लीजिए। तो सैनिक शक्ति में क्या होगा? सैनिक शक्ति में क्या होगा? तो सैनिक शक्ति में बहुत सिंपल है, युद्ध या संधि की घोषणा यही करते हैं। अगर युद्ध हो या संधि हो और राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इनको कहते हैं। सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कहते हैं, कमांडर ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ मिलिट्री। ठीक है, तो ये सब जितने भी केंद्रीय सैनिक बल है वो भी राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। जो केंद्रीय सैनिक बल है ना, वो राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। तो ये है सैनिक शक्ति। और इसी प्रकार आप अंतिम है कूटनीतिक शक्ति। तो कूटनीतिक शक्ति में क्या हुआ ज़रा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो देश में जितने भी राजदूत हैं या उच्च आयुक्त हैं, हाई कमिश्नर्स, इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन क्या करता है? इन सब की नियुक्ति करता है। इसके अलावा याद रखिएगा क्या करते हैं, तो अनेक माने विदेश यात्राएं भी करते हैं। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, विदेशी समझौते भी करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह करते हैं, इन्हीं के नाम से होता है। ये सब कूटनीतिक शक्ति हुआ। तो कुल मिलाकर के इतनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास।